गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको विदित है, आपको जानकारी है ऑलरेडी कि हम लोग जो अपना ऑप्शनल पेपर है, अब उसकी भी तैयारी हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से ही करेंगे। तो आपका जो ऑप्शनल पेपर होगा तो उसमें मैं आपको जानकारी दे दूं, जैसे कि जो इश्यूज़ ऑफ कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल रीजनरेशन, ये जो पेपर है इसको इसमें टोटल जो सेक्शन है 3 यूनिट है। तो जो फर्स्ट यूनिट है वो त्रिलोकी जी पढ़ाएंगे, सेकंड यूनिट जो है वो तिवारी जी पढ़ाएंगे, और जो थर्ड यूनिट है आपके इस पेपर का, तो थर्ड यूनिट जो है उसे मैं पढ़ाऊँगा। तो आप ध्यान दीजिए, थर्ड यूनिट की शुरुआत हम लोग यहाँ पर करेंगे, और इसके अंदर जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं थर्ड यूनिट के अंदर, उन सब को उससे यूनिवर्सिटी क्या प्रश्न पूछेगा, कैसे उसका आंसर तैयार करेंगे, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले कि हम लोग शुरुआत करें विधिवत, मैं पहले ये जो पेपर है, इस पेपर को लेकर अगर थोड़ी सी समझ आप विकसित कर लेंगे, क्योंकि तो आपको ये आसान हो जाएगा समझना, इस पूरे पेपर को ही समझना आसान हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा एक ग्लिम्प्स देना चाहता हूँ, एक आधारभूत समझ विकसित करने की चेष्टा कर रहा हूँ आपके अंदर, ताकि आप इस पेपर के मकसद को समझें, उद्देश्य को समझें, आप ये जानें कि आपके करिकुलम के अंदर इसे क्यों शामिल किया गया, इसके क्या एडवांटेजेज हो सकते हैं, और बेसिकली हमें किन चीज़ों के विषय में जानना होगा इस पेपर के अंदर, उसकी एक समझ विकसित करना चाहता हूँ, ताकि ये पूरा पेपर ही आपको आसान लगने लग जाए। तो उसी उद्देश्य से मैं बताना चाहता हूँ, जैसा कि अगर आप इस पेपर के नाम को देखेंगे तो नाम में ही छुपा हुआ है इश्यूज़ ऑफ कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल रीजनरेशन। देखिए, कंजर्वेशन क्या है? इश्यूज़ ऑफ कंजर्वेशन, इश्यूज़ मतलब होते हैं मुद्दे, और कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कंजर्व करना, संवर्धित करके रखना। तो और इन्वायरमेंटल रीजनरेशन मतलब जो पर्यावरणिक का जो है पुनरुत्थान कह लीजिए, रीजनरेट कर लीजिए। तो ये जो पेपर का जो नाम है ये इंगित क्या करता है कि वे, आप जैसा कि अगर गौर करके आप देखिए कि हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, चाहे आप कह लीजिए हम जो कपड़े पहनते हैं, तो ये कपड़े किस चीज़ से निर्मित है और ये कहाँ से प्राप्त होता है, इस पर गौर कीजिए। हम जो भोजन करते हैं, अन्न जो हम उपजाते हैं, आफ्टर ऑल ये कहाँ से हमारे पास आ पाते हैं, ज़रा इस पर विचार कीजिए। और आप जैसे मान लीजिए आप फर्नीचर्स, लकड़ी के बने हुए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं विभिन्न कार्यों के लिए। इतना ही नहीं, आप कई तरह के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। अभी आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, कई तरह के एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, ऊर्जा के स्रोत का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखिए तो ये जितने भी संसाधन आपके पास मौजूद हैं, इन सब का स्रोत प्रकृति है। प्रकृति से ही आपको ये प्राप्त होता है। आप कपड़े पहनते हैं तो ये जो वस्त्र जो है वो बना है कपास से बना है, और कपास खेती के जरिए आप उसे प्राप्त करते हैं, और जिससे अल्टीमेटली आप कपड़े बना लेते हैं। उसी तरीके से आप भोजन करते हैं तो पौधों खेती करते हैं, आप खेती करके अन्न उपजाते हैं, तो वो भी आपको प्रकृति से प्राप्त होती है, जिससे आप जीवित रह सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप देखिए जो अलग अलग संसाधन, जैसे मान लीजिए आप कल कारखानों का निर्माण करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जितने भी प्रकृति से प्राप्त होने वाले स्रोत हैं, सब के सब प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जो कि प्रकृति से मिलते हैं। आप देखिएगा, आपके प्रकृति से कोयला मिलता है खनिज पदार्थ के रूप में, बहुत सारे पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं, कोयला मिलता है, सोने का खदान आपको प्राप्त होता है। ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं जो आप कहाँ से आखिर प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। आप देखते होंगे खनिज लवण, जैसे उसके अंतर्गत बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, जैसे तांबा की प्राप्ति होती है, लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, आयरन की, उसी तरीके से जैसे पेट्रोलियम पदार्थ की प्राप्ति होती है, उसी तरीके से आप जितने भी अलग अलग मैंगनीज की प्राप्ति होती है, जितने भी अलग अलग रसायन हैं, उसकी प्राप्ति जो आपको होती है, उसका मेन स्रोत क्या है, उसका जो मेन साधन क्या है? उसका मेन साधन प्रकृति है। हम लोग जैसे अगर हम बात करें, अगर अपने झारखंड की बात करें तो झारखंड में कई तरह के
प्राकृतिक स्रोत पाए जाते हैं। प्रकृति से प्राप्त होने वाले जितने भी संसाधन हैं सब के सब प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। जैसे आप पेड़ पौधे बड़े बड़े, जैसे पेड़ को आप काट लेते हैं और काट करके अपनी सुविधा के लिए कभी फर्नीचर बना लेते हैं या औद्योगिक इकाइयों में आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से आप कोयले का खदान, कोई ज़मीन के नीचे से कोयला आप निकाल लेते हैं, खनिज तांबा आप निकाल लेते हैं, सोना निकाल लेते हैं, चांदी निकाल लेते हैं। ऐसे बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं जो कि प्रकृति के गोद में पाई जाती हैं, धरती के नीचे पाई जाती हैं, जिसे आप निकाल लेते हैं खोद करके और उसका आप इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो ये आप देखें, लेकिन प्रकृति में तो बहुत कुछ है, प्रकृति में सब कुछ प्रकृति के अंदर निहित है। पेड़ पौधे प्रकृति से प्राप्त हैं, जीव जंतु प्रकृति ही देता है, जीव जंतु भी प्रकृति के कारण ही जीवित हैं और प्रकृति से ही ये संभव हो पाता है उनकी उत्पत्ति भी। तो आप देखिए, जैसे जितने भी एनिमल रिसोर्सेस हैं, जैसे मान लीजिए जीव जंतु से प्राप्त होने वाले बहुत सारे संसाधन हैं जो कि हमें जीव जंतु से प्राप्त होता है। जैसे अगर आप लेदर इंडस्ट्रीज़ को देखें, चमड़े के उद्योगों को देखें, वहाँ जो चमड़ा प्राप्त होता है, तो जानवरों के चमड़े से निर्मित बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि आप यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर अपने दैनिक जीवन में, और उसका इस्तेमाल अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए करते हैं। लेकिन अगर आप यह देखें कि उसकी प्राप्ति का अगर मेन साधन है तो वो साधन आपकी प्रकृति है। प्रकृति नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। आप जैसे अभी आपके घर में बिजली जल रही है, बिजली का इस्तेमाल आप करते हैं, लेकिन उसका स्रोत कहाँ से आया? आप पानी से बिजली को तैयार करते हैं, तो पानी, बिना पानी के आप जीवित नहीं रह सकते। ऐसे कई तो ये जो ऊर्जा के जो संसाधन है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, जैसे डीजल हो गया, जैसे एलपीजी, जैसे रसोई गैस हो गया, ये सब ऊर्जा के संसाधन है। मतलब आप इसका इस्तेमाल करके ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो कल कारखाने नहीं होंगे, कल कारखानों की उत्पत्ति तक नहीं होगी। आप गाड़ियों में चलते हैं, आज हवाई जहाज़ से आप उड़ते हैं और कहीं भी कुछ ही घंटों में हज़ारों हज़ार किलोमीटर की दूरी आप तय कर लेते हैं, तो उसके लिए भी ईंधन चाहिए होता है। तो ये जो स्रोत है ऊर्जा का, ये जो बड़े बड़े कल कारखाने हैं, ये इसमें भी आप देखेंगे कि ऊर्जा के रूप में आप कोयला का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल, डीजल, इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, और तभी आप इंडस्ट्रीज़ रन करते हैं, औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करते हैं, और आप एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं और अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अलग अलग जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उसको बनाकर आप अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ों को का निर्माण करते हैं। जैसे आप फ्रिज बनाते हैं, आप एसी बनाते हैं, आप स्टील का प्लांट लगाते हैं, आप सीमेंट का प्लांट लगाते हैं, आप लोहे का प्लांट लगाते हैं। कई तरह के कारखानों का आप इस्टेब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं, ताकि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और आप अपने जीवन को मॉडर्न बना सकें और अपनी विलासिता की सभी आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त कर सकें। इसलिए आप इन चीज़ों को प्राप्त करके कहीं ना कहीं आप समृद्ध होते हैं, अपनी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करते हैं। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि आपकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इसे समझें कि यदि प्रकृति नहीं होगी तो हमारा भी विनाश हो जाएगा, हम भी नहीं जीवित रह पाएंगे। तो आप इस्तेमाल तो कीजिए, प्रकृति आपको जो चीज़ें देती है आप उसको ज़रूर इस्तेमाल में लाइए, लेकिन ये जो तरीका है इस्तेमाल का वो बेहद साइंटिफिक होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल आप उसका आवश्यकता से अधिक दोहन करें और बदले में आप उसके संतुलन को बनाए रखने की चेष्टा न करें, तब तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, जैसा कि आज हो भी रहा है। आज हम क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे से कोयले को खोद कर निकाल लेते हैं, सोने के खदान से सोने को तो निकाल लेते हैं, चांदी के खदान से चांदी को निकाल लेते हैं, लेकिन उसे निकालने के क्रम में हम पृथ्वी की जो सतह पर जो हजारों लाखों की संख्या में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, हम उसको काट देते हैं, हम उसको नष्ट कर देते हैं। पेड़ पौधों का भी उतना ही महत्व है इस पृथ्वी पर जितना कि हम मनुष्यों का है या अन्य जीव जंतुओं का है, क्योंकि पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन देते हैं और जहरीली गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे वो अवशोषित कर लेते हैं, तभी पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। किंतु यदि हम
संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, हम अपनी निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए धड़ल्ले से पेड़ पौधों को काट रहे हैं, और पेड़ पौधों को काट कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम कोयला या खनिज पदार्थ या जो भी अन्य खनिज पदार्थ हैं, लोहे हो चाहे सोना हो चांदी हो, इसको निकाल लेते हैं और उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो आप सोचें, हजारों हजार लाखों लाख की संख्या में पेड़ पौधे नष्ट होते हैं। जो आप देखिए, पेड़ पौधों पर कई तरह के जीव जंतु निवास करते हैं। आप देखिए कि अगर आप मिट्टी के को आप उठाएं और उसको गौर से देखें, माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, तो आप देखेंगे कई तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे। उन सभी जीव जंतुओं का नाश हो जाता है। आज आप देखिए, हम मनुष्यों की स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण अगर आप गौर कीजिएगा तो कई तरह के नुकसान प्रकृति को आज झेलना पड़ रहा है। प्रकृति पूरी तरह से असंतुलित दिखाई पड़ती है। हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी संख्या में बहुत तेज़ी से गिरावट आई, और उस पर निवास करने वाले जीव जंतु भी नष्ट हो गए। कई ऐसे प्रकृति में पाए जाने वाले कई ऐसे जीव हैं जो अब पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि डायनासोर। आज से कई हजार वर्ष पहले डायनासोर सबसे शक्तिशाली जीव थे इस पृथ्वी पर, लेकिन वो किसी कारण से प्राकृतिक बदलाव के कारण अपने आप को प्रकृति के साथ संतुलित नहीं कर पाए, अपने आप को प्रकृति के साथ तालमेल बिठा नहीं पाए, जिसके कारण उनका नाश हो गया। आज वो नहीं है। ऐसे कई प्रजातियां हैं वर्तमान समय में भी। आप देखेंगे कि कई ऐसी प्रजातियां हैं, जैसे गौरैया जो पक्षी है, आज आप देखेंगे वो आप विलुप्त होता हुआ दिखाई पड़ता है, वो आपको बहुत कम दिखाई पड़ेगा। ऐसे कई जीव जंतु हैं जिसकी प्रजाति, समूल प्रजाति ही नष्ट हो चुकी है कहीं ना कहीं। और पौधों में भी ऐसे कई पौधों की प्रजातियां हैं, जीव जंतुओं में भी कई जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं जिनका आज अस्तित्व नहीं है, या फिर वो विनाश के कगार पर हैं, उनका अस्तित्व ही समाप्त होने के कगार पर है। आवश्यकता है कि हम इस तथ्य को समझें, हम ये मानें कि पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे जीव हैं उन सब का विशेष महत्व है। प्रकृति ने इसे विशेष प्रयोजन के लिए बनाया है। यदि हम इसको नष्ट करेंगे, यदि हम इसका ह्रास करेंगे तेज़ी से, अवैज्ञानिक तरीके से, तो फिर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और प्रकृति आज बहुत रौद्र रूप में हमें महसूस होता है कि ये जो दुष्कर्म हम प्रकृति के साथ करते हैं, यह जो अशोभनीय कार्य प्रकृति के साथ की जाती हैं, या जो निंदनीय कार्य प्रकृति के साथ की जाती हैं, कि हम केवल उनका दोहन करें, एक्सप्लॉइट करें उन्हें, और बदले में हम उसे संतुलित बनाए रखने के लिए कोई प्रयास न करें, तो ऐसे स्थिति के कारण ही आज प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति पाई जाने लगी है। हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है प्रकृति का, वातावरण का, वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा है। आप इसका दुष्परिणाम कितना खतरनाक होगा, इसके विषय में आप समझें कि पृथ्वी पर 3 हिस्सा जो है वो जल है, केवल 1 हिस्सा जो है वो थल है। अब वो बर्फ़ के रूप में जमी हुई है हिमालय पर्वत पर। अगर आप देखिए कि इसी तरीके से यदि हम प्रकृति के जो टेम्परेचर हैं, जो तापमान है, वो अगर बढ़ता चला जाएगा, तो एक समय ऐसा होगा जो ग्लेशियर पर या जो पर्वतों पर, पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमे हुए हैं, अधिक तापमान के कारण वो पिघलने लगेंगे। और उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि एक समय पूरी पृथ्वी जो है वो जो बर्फ़ पिघलेगा तो जलमय हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, और वो हम लोग जो है वो डूब जाएंगे। हम लोग जो है डूब जाएंगे, हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। और इस प्रकार से संपूर्ण इस पृथ्वी पर जो जीवन की कल्पना हम करते हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, सब कुछ पानी में डूब जाएगा। उसी तरीके से ऐसी कई प्राकृतिक आपदाओं से हम घिर जाएंगे। आज आप देखिए, बहुत अधिक गर्मी लगती है, बहुत अधिक जितना ठंड पड़ना चाहिए उतना ठंड नहीं पड़ती। जो संतुलित मात्रा में ठंड होनी चाहिए उतनी नहीं होती। बहुत अधिक ठंड के कारण कई तरह के प्राकृतिक आपदाएं का हम लोग झेलते हैं। तो ये जो मौसम में भी हम जो ये इरेगुलरिटी देखते हैं, जो मौसम में भी जो हम परिवर्तन देखते हैं, तो इसका भी बड़ा ही दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो ये सभी जो है प्राकृतिक असंतुलन के कारण ही हो रहा है।
तो इसे बनाए रखने की आवश्यकता है कि हम प्रकृति का दोहन साइंटिफिक तरीके से करें। हम ये हम यह मान कर चलें कि प्रकृति का अगर हम विनाश करेंगे, प्राकृतिक संपदाओं का विनाश करेंगे, तो कई प्राकृतिक घटनाओं, आपदाओं का शिकार हमें होना होगा और अंततः संपूर्ण मानव जाति ही समाप्त हो जाएगी। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम प्रकृति के महत्व को समझ लें और इसे संतुलित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों को अपनाएं, अन्यथा सब कुछ नष्ट होगा। आज आप देखिए, कहीं पर बाढ़ जैसी स्थिति है, मौसम जो है वो जिस रूप में होनी चाहिए वो नहीं है, उस मौसम के चक्र में परिवर्तन हो रहा है। ये जितनी भी कुव्यवस्थाएं हैं, ये जितनी भी प्राकृतिक विपदाएं हैं, अभी आप देखिए कि हम कोरोना जैसे संकट से घिरे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं हमने प्रकृति के साथ अन्याय किया है। हमने प्रकृति के साथ जो निंदनीय कार्य किए हैं, अर्थात हमने प्रकृति का दोहन अवैज्ञानिक तरीके से किया है, जिसके कारण हमने प्रकृति को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है और उसी का परिणाम है कि आज इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं से हम घिरे हुए हैं। आवश्यकता इसी बात की है कि हम सभी को जागरूक बनावें, हम जन जन को जागरूक बनाएं कि क्यों हमें आवश्यक है अपने प्रकृति को संभालना, अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखना, संतुलित रखना क्यों आवश्यक है। क्योंकि अगर हम प्रकृति को संतुलित नहीं रखेंगे, प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को सुरक्षित नहीं रखेंगे, पौधों को सुरक्षित नहीं रखेंगे, संसाधनों को सुरक्षित नहीं रखेंगे और इसका इस्तेमाल जितनी आवश्यकता है उतना ही करें और वैज्ञानिक तरीके से अगर नहीं करेंगे तो वह दिन दूर नहीं होगा जिस दिन की इस पृथ्वी का नाश हो जाएगा और प्राकृतिक असंतुलन के कारण संपूर्ण प्राकृतिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो ये जो पेपर है ये मूलतः इन्हीं विषय वस्तुओं पर केंद्रित है कि किन कारणों से जो इन कंजर्वेशन, मतलब प्रकृति को कंजर्व करने की आवश्यकता है, संवर्धित करने की आवश्यकता है, जो प्राकृतिक जो धरोहर है उसे संवर्धित करने की आवश्यकता है, उसे कंजर्व करके रखने की आवश्यकता है, उसे सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। तो वो कौन कौन से घटनाक्रम होंगे, प्रकृति को संरक्षित करने के लिए हम कैसे संरक्षित करेंगे और उसको संरक्षित करने में किस तरह की बाधाएं हमारे सामने उत्पन्न हो जाती हैं, उन सभी बाधाओं के विषय में पढ़ेंगे। किस प्रकार मनुष्य अपनी कृत्यों के कारण, कुकृत्यों के कारण जो है वो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके विषय में हम यहाँ जानेंगे। हम वो कौन से उपाय करेंगे ताकि प्रकृति हमारी सुरक्षित रह पाएगी। हमारे कुकृत्यों के कारण, हमारे निंदनीय कार्यों के कारण, हमारे आवश्यकता से अधिक प्राकृतिक दोहन के कारण प्रकृति को किस तरह का नुकसान पहुंच रहा है और हम कैसे उन नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है इसे पुनः ठीक करने में। इन सारे चीज़ों के लिए कैसे अपनी प्रकृति को पुनर्जीवित कर सकते हैं, हम कैसे हम पुनः उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जिसमें प्राकृतिक संतुलन की स्थिति को बनाए रखा जा सकता है और प्राकृतिक आपदाओं से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो उन सभी घटनाक्रमों के विषय में हम लोग यहाँ जानेंगे। लोगों को कैसे जागरूक करना है उसके विषय में जानेंगे। किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं प्राकृतिक आपदाओं के कारण, प्रकृति को आवश्यकता से अधिक दोहन करने से किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। उन सभी चीज़ों के विषय में हमें इस पेपर के अंदर सीखने का अवसर मिलेगा। और इसी उद्देश्य से, क्योंकि आज आप छात्र के रूप में हैं लेकिन आप समाज के भी एक महत्वपूर्ण इकाई हैं। यदि आप जागरूक होंगे, आप शिक्षक वर्ग से संबंध रखते हैं, तो ही आप अपने विद्यार्थियों को जागरूक कर पाइएगा, अपने समाज को बता पाइएगा, अपने छात्रों को बता पाइएगा कि प्रकृति ही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रकृति से ही हमें अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो हर संसाधन प्राप्त होती है और अगर प्रकृति नहीं होगी तो एक दिन सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे स्थिति में इस पृथ्वी पर एक समय ऐसा भी आएगा कि जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकेगी। तो उन सभी घटनाक्रमों के विषय में और उसके परिणामों के विषय में इस पेपर के अंदर हम लोगों को पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने एक प्रयास किया है आपको कि यह पेपर किस लिए शामिल किया गया आपके सिलेबस के अंदर, ताकि आप स्वयं पहले ये समझें कि प्रकृति को समझें,
और ये जानें कि प्रकृति से ही सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। और फिर आप अपने छात्रों को बताएं, समाज के लोगों को बताएं, जन जन को आप जागरूक करें, ताकि सभी लोग प्रकृति के संरक्षण के लिए अपना योगदान दे सकें। तो इसीलिए इस पेपर को आपके करिकुलम के अंदर शामिल किया गया है। तो यह भी एक प्रश्न बन सकता है कि भाई ये जो इशूज़ ऑफ कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल रीजनरेशन का जो पेपर है, जो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ, ये बीएड के करिकुलम में इसका क्या महत्व है, तो उस पर आप एक टिप्पणी तैयार करें। तो इस ये भी जो है एक प्रश्न बनता है जिसका उत्तर आपको इन सभी चीज़ों से की व्याख्या करके आपको मिलेगी। तो यह हमने चेष्टा की कि आपको एक्सप्लेन करके मैं समझाऊं कि कैसे कि क्यों यह पेपर को शामिल किया गया है आपके सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे के वीडियोज़ में हम लोग जो है आगे का टॉपिक उठाएंगे और फिर उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।